मेडिसिन में पिछली क्लास में अपन ने बवेशिया स्टार्ट किया था। उसमें मैंने बताया था आपको कि एक प्रकार का ब्लड प्रोटोजो है जो किसमें पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। उपनाम अपन देखते हैं इसकी टेक्सस फीवर, केटल टिक फीवर, रेड वाटर फीवर इसको बोलते हैं। रेड वाटर फीवर, इसके अलावा बिलियरी फीवर इसको बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें टेक्सस फीवर और रेड वाटर फीवर ये दोनों नाम जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। बवेशिया के अलावा ये जो है इन दोनों नामों से भी इसको पहचाना जाता है। ब्लड सकिंग टिक्स जो है उनके द्वारा ये फैलाया जाता है, जैसे कि जो टिक्स हैं, जो ब्लड को सकिंग करने वाले टिक्स जो है उनके द्वारा इसको फैलाया जाता है। ये बवेशिया जो है प्रोटोजो है ये आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन मुक्त होगा, हीमोग्लोबिन से रक्त में इसकी मात्रा बढ़ेगी और रक्त में अगर मात्रा बढ़ेगी तो उसको मूत्र के द्वारा या तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा या इसको यकृत में भेज दिया जाएगा। अगर मूत्र के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन्यूरिया। और अगर ये यकृत में चला जाता है तो यकृत में स्टोर होकर किस कौन सी डिजीज का निर्माण करता है, पीलिया का। सही है। इसके मुख्य लक्षण देखे थे, तेज बुखार, एनीमिया, पीलिया, हीमोग्लोबिनूरिया, और अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो इसमें मृत्यु भी हो सकती है। ये अपन ने देख लिए थे इसके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रोग कारक। रोग कारक, इटियोलॉजी। रोग कारक मैंने आपको बताया बवेशिया स्पीसीज जो है वो इसका रोग कारक है। बवेशिया स्पीसीज। अब इस स्पीसीज के अंदर कई प्रकार के जीव उपस्थित हैं, कई प्रकार के इसके सदस्य हैं बवेशिया के अंदर, वो अपन देखेंगे। और अलग अलग जो इसके सदस्य हैं वो अलग अलग जीवों को संक्रमित करते हैं। बवेशिया स्पीसीज में जितने भी पाए जाने वाले सदस्य हैं वो अलग अलग सदस्य अलग अलग स्पीसीज को संक्रमित करते हैं। सबसे पहले तो ये इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट है। इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट, इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट, इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट मतलब आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला परजीवी। सही है। अब सबसे पहले केटल में देखते हैं, केटल के अंदर कौन कौन से जो जीव हैं या कौन कौन से इसके सदस्य हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले बवेशिया बोविस, बवेशिया बोविस। इसके बाद में दूसरा आता है इसके अंदर बवेशिया बाइजेमिना, बवेशिया बाइजेमिना, बवेशिया बाइजेमिना। इसके बाद में बवेशिया मेजर, बवेशिया मेजर, बवेशिया डाइवर्जेंस, बवेशिया डाइवर्जेंस। ये तीन प्रकार के सदस्य हैं बवेशिया स्पीसीज के जो केटल के अंदर बवेशियोसिस रोग उत्पन्न करते हैं। कौन से? पहले बवेशिया बाइजेमिना, सॉरी बवेशिया बोविस, बवेशिया बाइजेमिना, बवेशिया मेजर और बवेशिया डाइवर्जेंस। सही है। इसके बाद में आता है सीप और गोट। सीप और गोट के अंदर कौन कौन से जीव हैं? बवेशिया मोटासी, बवेशिया मोटासी, बवेशिया ओविस, बवेशिया ओविस। इसके बाद में आता है, सॉरी ये दो ही हो गई, इसमें
दो प्रकार के बबेशिया मोटासी और बबेशिया बोविस, ये दोनों जो है सीप गोट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हॉर्स। हॉर्स के अंदर अगर हॉर्स की बात करते हैं तो हॉर्स में बबेशिया इक्वाई, बबेशिया इक्वाई, बबेशिया इक्वाई। इसके बाद में आता है बबेशिया केपाली, बबेशिया केपाली। ये हो गया हॉर्स के अंदर। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, इनमें मैं आपको बता दूंगा, टिक लगा दूंगा कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पिग के अंदर, पिग के अंदर कौन से हो गए, बबेशिया ट्रूमानी, बबेशिया बबेशिया ट्रूमानी। इसके बाद में आता है बबेशिया पेरोनसिटोई, बबेशिया बबेशिया पेरोनसिटोई। केटल के अंदर आपको ये सारे नाम ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें बबेशिया बाइजेमिना और एक बबेशिया बोविस, बबेशिया बोविस और बबेशिया बाइजेमिना। ये दो तो आपको याद ही रखने हैं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में इनको पूछा गया है। सीप गोट की बात करें तो सीप गोट में बबेशिया ओविस जो है वो एग्जाम में आता है कई बार। इसके अलावा हॉर्स के अंदर बबेशिया इक्वाई और बबेशिया केवेली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पिगी के अंदर इसको ज्यादातर दोनों याद रख लेना क्योंकि इसमें ज्यादातर इसका नहीं पूछा जाता है। वैसे तो केटल और सीप गोट का इसमें ज्यादा पूछा जाता है, केटल और सीप गोट का, इन दोनों का तो आपको याद ही रखना है। तो यह हो गई इसकी एटियोलॉजी। इसके बाद में आता है इसकी एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव किस प्रकार होता है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी में अपन ये पढ़ते हैं कि इसका फैलाव किस प्रकार होता है, कौन कौन से जीव हैं जो इसका फैलाव करते हैं, इसके कैरियर के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें जो ब्लड सकिंग टिक्स जो है, ब्लड सकिंग टिक्स, जो खून चूसने वाले जो चिंचड़े जो हैं वो इस रोग को फैलाने का काम करते हैं। चलिए इसके अंदर कौन कौन से हो गए ब्लड सकिंग टिक्स, जैसे कि अपन नाम की बात करें तो इसमें मोफिलस स्पीसीज, मोफिलस स्पीसीज हो गया, सही है। इसके अलावा रिपिसेपेलस स्पीसीज, रिपिसेपेलस स्पीसीज हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हेमाफाइलस स्पीसीज, इस चौथा प्रकार है इसका इक्सोडस, सोडस स्पीसीज। ये चार प्रकार की स्पीसीज हैं जो मुख्य रूप से ब्लड सकिंग टिक्स जो है उनकी स्पीसीज है, जो बबेशिया रोग को फैलाने का काम करती है। अब बबेशिया की लाइफ साइकिल जो होती है, इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो दोनों के अंदर पूर्ण होती है। जैसे कि मैंने आपको थाइलेरिया के अंदर बताया था कि इसका कुछ स्टेप जो होता है वो कैटल बफेलो सीप गोट में पूर्ण होता है, और इसकी कुछ स्टेप जो है वो किसके अंदर पूर्ण होती है, वो टिक्स के अंदर पूर्ण होती है। उसी प्रकार बबेशिया भी उसी प्रकार अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। कुछ जो स्टेज होती है वो होस्ट के अंदर पूर्ण करता है और कुछ कुछ जो है वो कैरियर के अंदर अपनी अवस्थाएं
पूर्ण करता है। इसी प्रकार इसकी लाइफ साइकिल दोनों में पाई जाती है, जिसके अंदर टिक्स भी आता है और जिसके अंदर होस्ट भी आता है। इसका जो ट्रांसमिशन क्या कहलाता है, ट्रांससेडियल ट्रांसमिशन कहलाता है। इसका ट्रांसमिशन क्या कहलाता है, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में इसका ट्रांसमिशन होता है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन। जैसे कि अपने ट्रिपेनोसोमा अपन ने थाइलेरियसिस में अपन ने देखा था ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन। ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन इस प्रकार का इनका ट्रांसमिशन होता है, जो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिशन होता है, ये प्रोटोजोआ, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन, जिसके अंदर कुछ स्टेप जो होती है वो होस्ट के अंदर पूर्ण होती है, कुछ स्टेप टिक्स के अंदर इसकी पूर्ण होती है। ये हो गई इसकी क्या एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव इस प्रकार होता है। ब्लड सकिंग जो टिक्स होते हैं, जो 4 प्रकार के मैंने आपको स्पीसीज यहाँ पे बताई, इनके द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। लाइफ साइकिल दोनों के अंदर पूर्ण होती है, कैटल बफेलो शीप गोट उनके अंदर भी, और साथ में ये जो अपन ने टिक्स बताए इनके अंदर भी कुछ स्टेप इसकी पूर्ण होती है। इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन है वो क्या कहलाता है, ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन, जो अपन ने पहले इसके पहले किसके अंदर देखा था, थाइलेरियोसिस के अंदर देखा था। अब इसके बाद में आता है इसकी पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है इसका पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस रोगजनकता। रोगजनकता सबसे पहले तो टिक्स के द्वारा इसका संक्रमण होता है। मैंने आपको बताया संक्रमण किसके द्वारा होता है, टिक्स के द्वारा। टिक्स के द्वारा इसका संक्रमण होता है। टिक्स जब संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु को काटता है तो टिक्स के द्वारा ये बवेशिया जो होता है स्वस्थ पशु में चला जाता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखना, टिक्स के द्वारा प्रोटोजोआ रक्त में प्रवेश करता है। प्रोटोजोआ रक्त में प्रवेश करता है, सही है। इसके बाद में रक्त में प्रवेश करने के पश्चात ये क्या करता है, इनको जो रक्त में प्रवेश करता है उसकी जो बॉडीज होती है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पायरिफॉर्म बॉडीज। पायरिफॉर्म बॉडीज, जैसे मैंने थाइलेरिया में देखा था कोच ब्लू बॉडीज, इसी प्रकार इसमें पाई जाती है पायरिफॉर्म बॉडीज, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में रक्त में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ चला जाता है, ये रक्त वाहिनियों में चला जाता है। रक्त वाहिनियों में प्रवेश, रक्त वाहिनियों में प्रवेश करता है, सही है। रक्त वाहिनियों में प्रवेश करने के पश्चात ये रक्त वाहिनियों में ही विकसित होता है। यही क्या करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब विभाजन, यहीं पे विभाजन करेगा और अपनी संख्या बढ़ाएगा।
संख्या बढ़ाता है, ये अपनी संख्या बढ़ाता है। सही है। सबसे पहले तो प्रोटोजोआ जो है टिक्स के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद ये किसमें चला जाता है, रक्त वाहिनियों में चला जाता है। रक्त वाहिनियों में जाने के बाद वहीं पे ये विकसित होता है, अपना विकास करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन करके, विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाता है। इसके बाद में संख्या बढ़ाने के बाद में ये क्या करेगा, आरबीसी में प्रवेश करेगा। क्या करेगा ये, आरबीसी में प्रवेश, आरबीसी में प्रवेश करता है। क्या करता है ये, आरबीसी के अंदर प्रवेश करता है। आरबीसी में करने के बाद ये आरबीसी जो होती है उनका विघटन स्टार्ट कर देता है। आरबीसी का विघटन करता है। आरबीसी इसका विघटन करेगा तो हीमोग्लोबिन मुक्त होगा। क्या होगा, आरबीसी इसका विघटन करेगा तो हीमोग्लोबिन मुक्त होगा। हीमोग्लोबिन मुक्त होगा, तो हीमोग्लोबिन मुक्त होगा तो इसके बाद में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। सही है। रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई तो रक्त किडनी क्या करेगी, इसको मूत्र के साथ विसर्जित करेगी। इसके बाद में इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि हीमोग्लोबिन जो होता है मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। हीमोग्लोबिन मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोग्लोबिन्यूरिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन्यूरिया। दूसरी कंडीशन है हीमोग्लोबिन लीवर में चला जाएगा। हीमोग्लोबिन यकृत में चला जाता है। हीमोग्लोबिन यकृत में चला जाता है और क्या उत्पन्न कर देता है, पीलिया, जॉन्डिस। जॉन्डिस उत्पन्न कर देगा। सही है। तो ये दो प्रकार की कंडीशन हो जाती है। ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। और पशु की मृत्यु क्यों होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कम हो गई, मतलब आरबीसी का विघटन होता है। आरबीसी का विघटन होगा तो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला कोई साधन बचेगा नहीं, और अगर ऑक्सीजन ऊतकों तक नहीं पहुंच पाएगी तो एनोक्सिया की वजह से या हाइपोक्सिया की वजह से, सांस कम आने की वजह से पशु के अंदर क्या आ जाएगा, सांस कम आने की वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण कौन कौन सी कंडीशन उत्पन्न होती है, सबसे पहले तो एनीमिया। पहली कंडीशन एनीमिया, जैसे कि रक्त की कमी हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है, एनीमिया। दूसरा हीमोग्लोबिन्यूरिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया। तीसरा जॉन्डिस। इस रक्त में हीमोग्लोबिन आ रहा है, इसी वजह से इसको रेड वाटर फीवर कहा जाता है। इसको रेड वाटर फीवर, रेड वाटर फीवर इसी आधार पर इसको कहा जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन्यूरिया मतलब रक्त मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा आ रही है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रेड वाटर फीवर और जॉन्डिस। ये तीन प्रकार के इसके लक्षण मुख्यतः दिखाई देते हैं। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस, ये आप नोट कर सकते हो इसको। ऐसी बुक में नहीं दी हुई है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, एक बार ये रो डायग्राम बना लो।
वीडियो को पॉज करके आप ये रो डायग्राम बना सकते हो। इसके बाद में आता है, अब ये रोग होने के बाद जिसके अंदर ये रोग सीवियर होता है, ज़्यादा घातक होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर ये रोग ज़्यादा घातक नहीं होता है, उस समय क्या होता है, जो पशु जीवित रह जाते हैं, जो पशु जीवित रह जाते हैं, वो पशु जो होते हैं इस रोग के कैरियर के रूप में काम करते हैं। इस रूप में, कैरियर के रूप में, यानी कि इस रोग को फैलाने का काम करते हैं। कैरियर का क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि बवेशिया जो प्रोटोजोआ है वो इस जीव के अंदर उपस्थित है, इस पशु के अंदर उपस्थित है। पहले रोग उत्पन्न किया, रोग उत्पन्न होने के बाद ये पशु ठीक हो गया, दवाइयों की वजह से या अपनी इम्यूनिटी की वजह से किसी प्रकार से ठीक हो गया, सही है। ठीक होने के बाद भी इसके अंदर, इस पशु के अंदर ये प्रोटोजोआ बचा हुआ है, इसके अंदर रहता है, सही है। इसके अंदर रोग उत्पन्न नहीं करता, लेकिन इसके ब्लड के अंदर ये प्रोटोजोआ है, इसलिए ये किसी दूसरे स्वस्थ पशु को संक्रमित करने का काम भी करेगा। अब ये जो बचे हुए प्रोटोजोआ है इसके अंदर, वो इसमें उपस्थित जो इम्यूनिटी है, इसकी प्रतिरक्षा तंत्र है, जिस वजह से ये रोग उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये पशु अगर कभी तनाव के अंदर आता है या स्ट्रेस के अंदर आता है, अगर इस पशु को किसी प्रकार का तनाव या स्ट्रेस आता है, तो ये प्रोटोजोआ, इसके अंदर उपस्थित जो प्रोटोजोआ है वो क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होके क्या रोग उत्पन्न करेगा, वापस से इस पशु के अंदर रोग उत्पन्न कर देता है, वापस से इस पशु के अंदर रोग उत्पन्न कर देता है। कौन सी स्थिति के अंदर, तनाव या स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर, सही है। तो ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। इसके अलावा तो प्रेग्नेंट पशु है, प्रेग्नेंट एनिमल, अगर किसी प्रेग्नेंट एनिमल में बबेसियोसिस होता है, सही है, प्रेग्नेंट एनिमल में बबेसियोसिस होता है, और ये पशु जो होता है वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। मान लो किसी वजह से, ये किसी दवाई की वजह से या किसी वजह से ठीक हो जाता है, सही है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें भी ये जीव उपस्थित है, सही है, बबेसियोसिस जीव उपस्थित है, तो इस पशु के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जिसको एंटीबॉडी बोला जाता है। एंटीबॉडी जो होती है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती है, और ये एंटीबॉडी बच्चे को मिल सकती है किसके द्वारा, कोलेस्ट्रम के द्वारा, जिसको फर्स्ट मिल्क बोला जाता है, उसके द्वारा ये एंटीबॉडी इसके शिशु जो है, शिशु में चली जाती है। ये शिशु में ये जो इस बवेशिया के प्रति एंटीबॉडी चली जाती है, किसके द्वारा, प्रेग्नेंट पशु के द्वारा। ये बवेशिया जो स्पीसीज है या जो ये प्रोटोजोआ है, ये प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकता, ध्यान रखना, प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकता। इसलिए अगर ये प्रेग्नेंट एनिमल में ये रोग होता है, तो जो इसका जो शिशु है, जो इसमें एम्ब्रियो जो है वो सुरक्षित है, क्योंकि ये जो बवेशिया है ये प्लेसेंटा को पार नहीं कर रहा, और अगर प्लेसेंटा को पार नहीं करेगा तो ये भ्रूण में नहीं जा पाएगा। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। इसके बाद में आता है इसकी क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइंस, इसके लक्षण, इसके लक्षण, लक्षणों की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की
जो है अवस्थाएं पाई जाती है, एक तो है इसके अंदर एक्यूट अवस्था, एक तो है इसमें एक्यूट अवस्था, दूसरी है सब एक्यूट अवस्था। सब एक्यूट अवस्था, ये दो प्रकार की अवस्थाएं इसकी पाई जाती है। सबसे पहले तो अपन कैटल के अंदर लक्षण देखते हैं, कैटल, बफेलो, शीप एंड गोट। कैटल, बफेलो, शीप, गोट में इसके लक्षण देखते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड इनके अंदर होता है 2 से 3 सप्ताह। 2 से 3 सप्ताह का इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसके अंदर, कैटल, बफेलो, शीप, गोट के अंदर। लक्षणों की बात करें तो पहली अवस्था एक्यूट अवस्था, एक्यूट स्टेज या एक्यूट फॉर्म इसको बोल सकते हैं। एक्यूट फॉर्म में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तेज बुखार आना, यानी कि अचानक से तेज बुखार आना, अचानक से तेज बुखार, अचानक से तेज बुखार का आना, तनाव में आना, पशु जो होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, भूख कम होना, भूख कम होना, जुगाली कम करना या रुक जाना, जुगाली रुक जाना। इसके बाद में श्वसन दर में वृद्धि, श्वसन दर व हृदय दर, हृदय दर में वृद्धि। एक आता है इसके अंदर थंपिंग साउंड, थंपिंग साउंड। ये थंपिंग साउंड क्या होता है, बिना अस्कल्टेशन, बिना ऑस्कल्टेशन के भी अगर हृदय से किसी प्रकार की आवाज आती है तो उसको क्या बोला जाता है, थंपिंग साउंड। जैसे कि अगर स्टेथोस्कोप लगाने के बाद तो कई प्रकार की आवाजें हृदय से सुनाई दे सकती है, लेकिन अगर अपन बिना स्टेथोस्कोप के भी अगर कोई आवाज सुन सकते हैं हृदय से, तो उस आवाज को या उस साउंड को क्या बोला जाता है, थंपिंग साउंड। यानी कि बिना ऑस्कल्टेशन के, बिना ऑस्कल्टेशन के हृदय से आवाज आना, हृदय से आवाज सुनाई देना, आवाज सुनाई देना, क्या कहलाता है, थंपिंग साउंड। क्या कहलाता है, ये थंपिंग साउंड कहलाता है, जो कि एक प्रकार से एक्यूट फॉर्म का ही लक्षण है। किसका लक्षण है, ये एक्यूट फॉर्म का लक्षण है। सही है, ये आपको ध्यान रखना है, थंपिंग साउंड। इसके बाद में उत्पादन में कमी, नेक्स्ट लक्षण, उत्पादन में कमी होना, श्लेष्मा झिल्लियों का पीला होना, श्लेष्मा झिल्लियों का हल्का पीला, हल्का पीला होना, पीलिया, वह इसके बाद में जॉन्डिस, जॉन्डिस और हीमोग्लोबिनूरिया, यानी यूरिन के साथ हीमोग्लोबिन आना, हीमोग्लोबिनूरिया, ये कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर अधिक घातक रोग होता है तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है, अधिक घातक रोग होने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। और प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर अबॉर्शन, अबॉर्शन होना। इसके बाद में आता है सब एक्यूट फॉर्म। दूसरी फॉर्म कौन सी है, सब एक्यूट। ये फॉर्म जो है वो ज्यादा घातक नहीं होती है, इसमें केवल कुछ ही लक्षण दिखाई देते हैं और इससे संक्रमित पशु जो होता है वो ठीक हो जाता है। सब एक्यूट फॉर्म में जैसे कि हल्का बुखार, हल्का बुखार आना, इसमें हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया एब्सेंट होता है, इसमें हीमोग्लोबिनूरिया एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिनूरिया जैसी कंडीशन इसमें देखने को नहीं मिलती है। भूख कम होना और उत्पादन में कमी,
उत्पादन में कमी। ये सारे लक्षण किसमें आते हैं? सब एक्यूट फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और ये लक्षण एक्यूट फॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हो गए कैटल, बफेलो, शीप और गोट के अंदर इसके क्लिनिकल साइन। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।